29 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆਖਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੇਕਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ खबर ਨੂੰ दुनिया के सामने लिया सी। सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत से जानना चाहूंगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या और क्या हुआ था। ये एक मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूँ। जैसे वो हिंदी मूवीज़ की जो स्क्रिप्ट होती है ना, ये उस तरह हुआ। वो कैसे कि मैं पुरानी दिल्ली में रहता था उस दौरान, पुरानी दिल्ली में पुराने घर में। तो वहाँ पर जो बाहर का जो जो दरवाज़ा होता ना उसे, तो वो कुंडी होती। तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो पड़ोस में किसी से मिलने गई थी और मैं दफ्तर जा रहा था, तो कुंडी लगा रहा था मैं, तो मुझे टेलीफोन बजने की आवाज़ आई। तो मैंने सोचा यार कौन सुनेगा अंदर जाके, टेलीफोन में चलते हैं दफ्तर चलते हैं। फिर मैंने पता नहीं कोई ख़ास खबर हो, तो मैं अंदर चला गया, उठाया फ़ोन। तो एक जर्नलिस्ट मेरा दोस्त था, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा यार सतीश, मैं अभी अभी इंदिरा गांधी के घर के बाद से मैं निकला हूँ, अपने दफ्तर जा रहा हूँ। तो मैंने यार वहाँ देखा एक एम्बुलेंस निकल रही थी वहाँ से। मैंने कहा एम्बुलेंस? कहता हाँ यार एम्बुलेंस निकल रही थी, लेकिन पक्का तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा देखा जैसे वो सोनिया गांधी उसमें पीछे बैठी हुई है। तो तू ज़रा पता कर क्यों है। तो मैं उसको ये मालूम था, ये बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, उसको ये मालूम था कि मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है राजीव वगैरह से। तो मैंने कहा अच्छा मैं पता करता हूँ क्या हुआ। तो मैंने जब फ़ोन मिलाने लगा, मैंने कहा यार मैं, उसका सेक्रेटरी जो था उसका नाम था जॉर्ज, पीसी जॉर्ज। मैंने कहा यार अगर मैं जॉर्ज को फ़ोन करूँगा तो वो सारा मुझसे झूठ बोलेगा, कुछ नहीं हुआ, मैं गप्पे शप्पे मारो, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा मैं इस तरीके से पूछूंगा सारा मुझे झूठ ना बोल सके। तो जैसे उसने फ़ोन किया, मैंने कहा यार जॉर्ज ये कैसे हो गया यार, ये कैसे हो गया, क्या हुआ है। तो उसको वो ऐसा लगा जैसे को थोड़ा सा रो रहा है। कहता यार पता नहीं क्या हो गया, मैं तो पागल हो गया हूँ। मैंने कहा राजीव कहाँ है? तो कहना यार राजीव तो उधर गया हुआ है बंगाल, वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ गया कैंपेन के लिए। तो मैंने कहा तो हुआ क्या, कहाँ वो, कहाँ ले गए उन्हें? अब मैं ये भी नहीं पूछा था किसको क्या हुआ, मुझे ये नहीं पता किसको हुआ। तो मैंने कहा कहाँ ले गए? कहते यार एम्स में ले गए। तो मैंने टेलीफोन रखा, मैं एम्स चला गया। तो जब मैं एम्स जा रहा था तो मैंने कहा यार मैं एम्स में कहाँ पता करूँ क्या होगा। तो एम्स का जो इमरजेंसी है वो तीसरे फ्लोर पे है ऊपर। तो मैं तीसरे फ्लोर पे इमरजेंसी में चला गया लिफ्ट लेके। तो जैसे ही मैं वहाँ लिफ्ट से बाहर निकला तो मैंने देखा एक डॉक्टर थे, काफ़ी सीनियर डॉक्टर लग रहे थे मुझे। तो अपने दस्ताने, वो प्लास्टिक के दस्ताने उतार रहे थे अपने हाथों से, और जो उन्होंने वो पहना हुआ था मास्क वो हटा रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो शायद ऑपरेशन करके निकले हैं। तो मैं उनके साथ चलने लगा धीरे धीरे, और वो बड़े सोच में थे और कुछ बोल नहीं रहे थे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मैं उनके साथ चल रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा साहब ठीक तो है, सब कुछ ठीक तो है? तो उन्होंने मुझे बड़े गुस्से में देखा, कहने लगा ठीक है? कहता ऊपर से नीचे तक सारा बदन छन्नी हो गया, तुम कह रहे हो ठीक है? मैंने कहा जी सॉरी सर। अब मैंने कहा यार किसका बदन छन्नी हो गया, मैंने ये भी नहीं पूछा किसका हो गया। तो फिर मैं उनको छोड़ के ऊपर चला गया जहाँ पे वो ऑपरेशन वगैरह होते हैं, आईसीयू में चला गया मैं। तो आईसीयू में देखा कि उनका जो सेक्रेटरी था इंदिरा जी का, धवन, वो इधर उधर पीछे हाथ रखे हुए घूम रहा था अकेला। तो मैंने कहा यार धवन साहब क्या हो गया? तो कह रहे यार सतीश मैं क्या बताऊँ, वो बेचारा रोने लगा। तो मैं क्या हो गया? कहता यार वो तो कल ही आई थी लौट के केरला से, और आज सुबह उनको कोई इंटरव्यू देना था, तो वो अकबर रोड जा रही थी नंबर में घर से निकल के, और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो ये दो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने उठा के उसकी गोली मार दी, और वो चिल्ला के वो नीचे गिर गए, क्या कर रहे हो, और गिर गई नीचे। जो मैंने देखा तो वो जा चुकी थी। तो फिर मैंने पूछा तो वो क्या हुआ? कहता हूँ उनको तो पकड़ लिया और मैं इनको यहाँ ले आया हूँ। तो अब मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि भाई वो क्या हाल है उनका, तो उसको भी शायद पता नहीं होगा, वो अंदर थी। तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि डॉक्टर ने कहा कि ऊपर से नीचे हो गया। तो मैं उसको छोड़ के सीधा दफ्तर चला गया, और दफ्तर जाके उस ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, तो मैंने इंटरनेशनल कॉल बुक कराई बीबीसी में। तो हमारे यहाँ बीबीसी में ये होता है कि जहाँ भी कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं तो हमारे पास एक नंबर होता है। वो नंबर होता है एक
एक रिकॉर्डिंग रूम का नंबर होता है, तो रिकॉर्डिंग में जहाँ से भी करेंगे वो उठा लेंगे। तो उन्होंने उठाया और मैंने कहा मैं सतीश बोल रहा हूँ दिल्ली से, आई हैव गॉट ए न्यूज़, टेल मी व्हेन यू आर रेडी। 2 मिनट का उनका ठीक है बोलो। तो बगैर स्क्रिप्ट लिखे मैंने 2 लाइन बोली, ये लिखी थी मैंने, ये बोला था मैं, देयर हैज़ बीन एन अटैक ऑन द लाइफ ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी and the doctors in the premier hospital of Delhi are trying to save her life। मैंने इतना बोला। उसके बाद तो वहाँ भगदड़ मच गई। जब मैंने फ़ोन किया था उस वक्त यहाँ दिल्ली के हिसाब से बजे थे 10:30 पौने 11, लेकिन 5.5 घंटे का फ़र्क होता है। तो वहाँ पे सुबह के 5 बजे थे, लेकिन वहाँ न्यूज़ रूम जो है वो 24 घंटे खुला होता है। तो सुबह के 5 बजे तो वहाँ पे उन्होंने, मैंने ये बोल के छोड़ा। तो उसके बाद मेरे पास टेलीफोन आने शुरू हो गए, पता करो क्या हुआ। तो मैंने कहा साहब शी इज़ नो मोर, बट मैं हिचकिचा रहा था कहते हुए, बिकॉज डॉक्टर वॉज टेलिंग मी। मैंने कहा डॉक्टर सेड that the whole body has been riddled with bullets, but that's all he said, he didn't say that she's alive or not, but I presume that she's no more। तो ये उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद मेरे पास न्यूज़ एडिटर का फ़ोन आया, तब वो 7-8 बज गए होंगे वो। तो उन्होंने मुझे कहा वेयर इज़ मार्क टली। तो मैंने कहा मार्क टली तो मसूरी गया हुआ है, और प्रिंसेस एन, ये जो आजकल किंग चार्ल्स है उसकी बहन थी प्रिंसेस एन, वो आई हुई थी। शी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ एन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। तो वो आई हुई थी, तो उसके साथ मार्क टली मसूरी गया हुआ था। तो उन्होंने कहा उसको मार्क को बुलाओ वापस। तो मैंने मार्क को फ़ोन किया और मार्क को मैंने कहा कि भाई ये हो गया है। तो वो कहने लगा यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। मैंने कहा वाई? कहते यहाँ तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल है, सारे रेडियो पर गाने वाने बज रहे हैं, कोई न्यूज़ नहीं है, लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और मैंने कहा यू कम टू दिल्ली यार, अभी तो हुआ है शुरू, अभी तो लोगों को पता भी नहीं लगा होगा, इट इज़ जस्ट हैपेंड, सो बेटर कम। इसे अच्छा मैं आता हूँ। तो ही केम एट 7 o'clock in the evening। बाय दैट टाइम व्हाट हैपेंड दैट द ऑल इंडिया रेडियो हैड नॉट सेड एनीथिंग अबाउट मिसेस गांधी टिल 6 o'clock in the evening। तो 6 बजे उनकी पहली न्यूज़ आई ऑल इंडिया रेडियो की, उसमें उन्होंने दी थी कि इंदिरा गांधी के ऊपर हत्या का आक्रमण किया है और वो नहीं रही। उसके बाद दिल्ली में झगड़े शुरू हो गए। शाम को 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो पे बोला गया पहली बार, और उसके बाद फिर दंगे शुरू हुए। फिर दंगे शुरू हो गए और फिर 7 बजे तक मार्क टली भी आ गया। तो उसके बाद मैंने मार्क टली को सारी कहानी सुनाई, ये जो हो गया। तो फिर मैं रात को घर ही नहीं गया, मैं पुरानी दिल्ली में रहता था, उस दिन मैं वहीं रहा और हम लोग वहीं रहे शाम को। और फिर 3 और हमारे जर्नलिस्ट बीबीसी के, एक हांगकांग से आया, एक पाकिस्तान से आया और एक लंदन से आया। तो वो 3 वो गए, मैं और मार्क टली हम 5 हो गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम 7 बजे से बाहर निकल गए सारे। आपने क्या देखा सर फिर उसके बाद सड़कों पे क्या हाल? सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि हमारा जो दफ्तर था वो निज़ामुद्दीन में था। तो निज़ामुद्दीन में हमारे दफ्तर के सामने एक टैक्सी स्टैंड है, ज़्यादातर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो सरदार हैं, और उसके सामने ही सड़क के उस पार निज़ामुद्दीन में बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, कॉलोनी बनी हुई है, उसमें काफ़ी सिखों के भी घर हैं। तो मैं पैदल उधर ही चला गया देखने की क्या हो रहा है। उसको कहते हैं वेस्ट निज़ामुद्दीन। तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर उधर मतलब पुलिस आई हुई काफ़ी। वहाँ पुलिस से मुझे पता लगा कि यहाँ पर लोगों ने सिखों के घर अटैक हुए हैं। तो मैंने पूछा ये कौन अटैक कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये कांग्रेसी होंगे और कौन करेगा। तो मैंने कहा पक्का पता कर? हमें पक्का नहीं पता, भीड़ थी और बड़े गुस्से में थे, उनको हमने भगा दिया यहाँ से, तो वही होगा। उसके बाद फिर मैंने मार्क टली को वहाँ से खबर करी कि यहाँ ऐसे हुआ है। फिर मार्क ने कहा तो ऐसा कर, तो इधर चला जा कनॉट प्लेस, वहाँ पर भी दुकानें वगैरह देखो, वहाँ क्या नॉर्मल सी। वहाँ देखा वहाँ भी 2-4 सिखों की दुकानें थी मरीना होटल के पास में। तो वहाँ पर कुछ लोग वो दुकानें लूटी वूटी, तो थोड़ा मोड़ा इतना हमने इतना देखा। उसके बाद फिर मैं चला गया नोएडा की साइड पे, तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत बड़ा कांड वहाँ हुआ था। वहाँ क्या हुआ सर? वहाँ ये हुआ था कि बहुत बड़ी कॉलोनी थी, वहाँ सरदार ज़्यादा रहते थे और बड़े बेचारे ऐसे सरदार थे जो ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, गरीब तबका था, उनको बहुत बड़ा अटैक हुआ वहाँ। तो एक घर में गया था, वहाँ औरतें वगैरह बैठी थी, रो रही थी। तो उन्होंने कहा जी वो सारे भी जितने मर्द लोग थे ना वो तो जा बसे, उनका तो कोई भी नहीं बचा, बुरा हाल हो गया वहाँ। किस जगह पर सर नोएडा में, कहाँ कुछ याद है? मुझे यार वो कॉलोनी का इस वक्त याद नहीं आ रहा। ये देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 38 साल पहले की
पुरानी बात है, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र अब 83 की हो गई, मेरी मेमोरी भी ख़राब हो गई है। बट मैं इतना बता सकता हूँ कि वो पूरी कॉलोनी, वहाँ का जो एमपी था वो एक कांग्रेस एमपी था, लेकिन उसने बेचारा ने कुछ नहीं किया था वहाँ पर। वो तो मेरे ख्याल में उसकी डेथ हो गई है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे उसके सपोर्टर्स थे। वहाँ बहुत नुकसान हुआ सिख बहुत समाज को। नुकसान हुआ। वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी था, वो गुरुद्वारा तो खैर वो पुलिस ने बचा लिया था, लेकिन घर लोगों के बहुत वहाँ पे तोड़े गए, लोगों के साथ मार पिटाई की गई, एक दो लोग मरे भी थे वहाँ पर। वो क्या कॉलोनी थी वो। और जब आप दिल्ली आए वापस, तो दिल्ली में हालात क्या थे? क्योंकि दिल्ली में तो सड़कों पे कहा जाता है कि उस वक्त हैवानियत जब नाची। मैं वहाँ से लौट के आया तो मेरे साथ दो तीन रिपोर्टर और थे। एक तो था राजेश बेदी। राजेश बेदी वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट था, वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर गार्डियन के लिए रिपोर्टिंग करता था। तो और एक था, उसको हम बोलते थे चार्ली, उसका नाम था श्रीवास्तव। तो हम लोग सीधे पुलिस हेडक्वार्टर चले गए थे वहाँ से निकल के। तो वहाँ गए तो हमने पता करा कि भाई कौन इंचार्ज है, तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ बैठे हैं, डिप्टी चीफ है। तो उनके पास हम गए, हमने कहा साहब ये वहाँ पर इतना बड़ा कांड हुआ है और आप लोग क्या कर रहे हैं? कहते नहीं, हम लोग पुलिस भेजी है। मैंने कहा वहाँ पुलिस है, लेकिन पुलिस ने तो कुछ नहीं करा वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हम पता करते हैं। बाद में पता लगा कि पुलिस और भी गई, उन्होंने वहाँ लोगों को रोका करा। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो मैं वहाँ पहुँच गया शाम को, दोपहर में। तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब गुरुद्वारा रकाबगंज में कुछ गड़बड़ हुई है, हमने वहाँ भी गए, चांदनी चौक के गुरुद्वारे में भी कुछ हुआ है। तो वो इधर बता रहे थे, तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया। तो मैंने कहा साहब आप ये बता रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं देख रहे कि वहाँ पे कितना लोग मारे जा रहे हैं और ये हो रहा है। आप तो बैठ के ब्रीफिंग दे रहे हो, आपको आइडिया नहीं है कि बाहर। मैंने कहा आप कनॉट प्लेस जाके देख लो क्या हो रहा है। मैंने कहा वहाँ इंपीरियल होटल है सरदारों का, वहाँ जाके देख लो क्या हो रहा है। मैंने कहा आप तो ऐसे बता रहे हो कि जैसे नॉर्मल रूटीन में आपकी ब्रीफिंग हो। तो वहाँ का जो एक आदमी था, वो फॉरेन सर्विस का था। तो वो मेरे पास आया, कहना तू इतना अपसेट क्यों है? मैंने कहा यार मैं देख के आ रहा हूँ। तो कहना चलो ठीक है, वी विल कॉल, वी विल गिव द रिपोर्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर वो राजीव गांधी थे, उनको तो मैं जानता ही था पहले से। तो खैर वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँचा, लेकिन ये है कि 4-5 दिन तक बहुत बुरा हाल था। पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया? नहीं किया, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं किया, उन्होंने किया, लेकिन शुरू में वो तैयार नहीं थे। उनको अंदाज़ा नहीं था कि मिसेस गांधी की हत्या हो गई है, और उनको किसी ने अलर्ट भी नहीं किया था उस वक्त। और जब शाम के 6 बजे ये पहली बार ऑल इंडिया रेडियो खबर, तब वो अलर्ट हुए। जब तक तो लोग सड़कों पे आ चुके थे, क्योंकि वो बीबीसी की खबरें सुन चुके थे पहले से ही। तो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपने सर गुरुद्वारा रकाबगंज साहब की बात की, आप गए उस तरफ उस इलाके में जब ये सब कुछ हो रहा था? क्योंकि वहाँ ये मैं वहाँ नहीं गया। वो तो गुरुद्वारा रकाबगंज की जो ब्रीफिंग थी, वो जब वहाँ ब्रीफिंग हो रही थी, वहाँ पे उन लोगों ने हमें बताया था। और कनॉट प्लेस का क्या हाल था? क्योंकि वहाँ तो कहा जाता है दुकान। वहाँ मैं गया था, वहाँ मरीना होटल है, उसके पास में वहाँ गया था। वहाँ 2-3 सरदारों की कपड़े की दुकान थी, वो लूटी गई थी, और पुलिस वालों ने ही मुझे वहाँ ही बताया था। और इंपीरियल होटल सर? इंपीरियल होटल में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंपीरियल होटल के मालिक मेरे दोस्त हैं और वो सरदार हैं, उनको मैं जानता था। वहाँ कुछ नहीं हुआ, उन्होंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था, तो वहाँ तो काफ़ी सेफ थे वो लोग। इंपीरियल होटल में कोई अटैक नहीं हुआ। अच्छा सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि इतने साल हो गए, जाहिर तौर से आप उस टाइम से अब तक का सफर, आपको लगता है कि जो लोग न्याय की मांग करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले, उन्हें इंसाफ मिल पाया? कैसे मतलब कैसे? जैसे मतलब 84 के जो पीड़ित हैं वो कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिला। आप इतने सीनियर, हमारे लिए तो आप एक खुद इंस्टीट्यूशन है। आपको लगता है कि उन लोगों को इंसाफ मिल पाया, 84 के जो पीड़ित थे? देखिए हम रिपोर्टर लोग हैं, हम इतनी गहराई में नहीं जाते कि लोगों को जाके देखें इंसाफ मिला या नहीं मिला। हम तो अपने, अब हम तो बिजी होते हैं न खबरें देने में, तो वो खबरें हम देते रहे। लेकिन क्योंकि आपने सर बहुत नज़दीक से देखा सब कुछ। नज़दीक से देखा, लेकिन दिल्ली में जब दंगा हुआ, इतना बड़ा दंगा हुआ, तो मैं और मार्क टेरी 2-3 लोग, हम कितना जाके कवर कर सकते थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल कि हम हर जगह जा सकते थे। ये हुआ कि बहुत से लोग मारे गए, उनके मकान लूटे गए, उनकी दुकानें लूटी गई। अब ये नहीं पता कि उन्हें कंपनसेशन मिला या नहीं मिला। आप वेस्ट दिल्ली की तरफ नहीं गए? क्योंकि कहा जाता है वहां तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ। वेस्ट दिल्ली में नहीं गया, और रिपोर्टर्स वगैरह गए थे वहाँ। हमने पढ़ा, उसके बारे में सुना कि काफ़ी बुरा हाल हुआ।
तो और ये चलता रहा, 4-5 दिन तक चलता रहा, जब तक आर्मी नहीं आई। जब तक आर्मी नहीं आई तो ये चलता रहा। आर्मी के आने के बाद चीजें कंट्रोल में हुई। आर्मी के बाद खत्म हुई। तो एक बहुत बड़ी रैली भी इंडिया गेट पे हुई थी, वो भी शायद मेरे ख्याल में कांग्रेस की रैली थी। उसमें राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे वहाँ पर वो आए, लोगों ने उनसे भी सवाल किया, तो उन्होंने उसका जवाब सिर्फ ये दिया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो इस पर बड़ी तालियां भी पड़ी। तो मैं तो बहुत ही अचंभे में रह गया कि राजीव गांधी पढ़ा लिखा यंग आदमी, वो इस किस्म की बात कर रहा है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो खैर वो तो बहुत भीड़ में बहुत आगे था, सिक्योरिटी थी और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो मुझे वो डायलॉग याद है राजीव गांधी का। उसका मायने कहीं ना कहीं ये थे कि अगर अब धरती हिली है, मतलब ये था, मैं समझता हूँ क्या मतलब था, ये समझता हूँ कि अगर दंगे हुए हैं तो मिसेस गांधी की हत्या भी तो हुई है, तो उसके दंगे हुए हैं, तो बड़ा पेड़ गिरा है तो धरती तो हिलेगी। कहना चाहता सर तो पता नहीं है जी मार्क टली और मैंने किताब लिखी है सर ऑन स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, वो पढ़ो सारी किताब। और भिंडरावाला में बैठता था ना, भिंडरावाला मेरे दोस्त था, मेरी रोज़ मीटिंग में बात होती थी। और जब मैं जाता था ना गोल्डन टेम्पल तो उसके जो लोग इधर उधर घूमते रहते थे ना, वो मुझे पहचानते थे। वो कहते थे तुसी छेती करो वो तुहानू उड़ीकते पे। और मैंने कहा मैं तो हुणे ही आया यार। तो ऊपर वो बैठ के मेरा इंतजार करते थे और लंगड़ के ऊपर बैठते थे डेली, उनका दरबार लगता था, तो वहाँ हम बैठ कर उनसे बातें करते थे। और मेरी लास्ट उनसे जो मेरी बात हुई थी जिस दिन आर्मी ने अटैक किया था गोल्डन टेम्पल को, उससे 2 घंटे पहले उन्होंने 1 जून को उन्होंने जर्नलिस्टों से बात की थी, उसमें मैं भी वहीं था। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा कि अब ये सारे नाकाबंदी हो गई है, आ गए हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। तो उसके बाद हम चले गए। भिंडरावाले ने खालिस्तान की डिमांड की? नहीं की। भिंडरावाले ने कभी हमारे से, हमने कई इंटरव्यू किए, उसने कभी खालिस्तान की डिमांड नहीं की। क्या कहा उन्होंने आपसे जब बात? वो कहते थे कि हमारे साथ जाती हुई है, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए थी, और वो इंडिपेंडेंट स्टेट तो उन्होंने नहीं करी, बल्कि ये था कि गुड़गांव में भी हमसे ले लिया, हिमाचल भी हमसे ले लिया। आपको शायद मालूम नहीं, आप तो जवान हो, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो पंजाब जो प्रोविंस थी, इट वाज द बिगेस्ट प्रोविंस इन इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट। उसके अंदर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी पंजाब का हिस्सा थे। तो मिसेस गांधी ने उनको अलग कर दिया था, हिमाचल प्रदेश को और पंजाब को, ये सोच के कि वो सिखों को कमज़ोर कर रही है। लेकिन ये बात सिखों को बड़ी बुरी लगी थी कि हमारा प्रोविंस छोटा कर दिया। और वहाँ काफ़ी एजिटेशन होते रहे, बहुत होते रहे। भिंडरावाले की कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें? भाई भिंडरावाले की बात ये है कि वो आदमी बहुत सीधा था और वो सिर्फ पंजाबी में बात करता था। और उसने एक बार ये हुआ, जब मैं पहले बार मार्क टली को ले गया तो मैंने कहा कि मैंने कहा मेरा बॉस है मार्क टली, बीबी का हेड है। तो कहता है उसका एक वो होता था सेक्रेटरी, वो अंग्रेज़ी भी बोलता था, तो कहने लगा ओ एनू 10 सवाल कर, एनू ये मार्क टली सवाल कर कि इसका मज़हब की है। तो उसने कहा जी सरदार जी पूछ रहे हैं आपका मज़हब कौन सा है। तो उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ। तो उसने कहा ये क्रिश्चियन है। तो भिंडरावाले ने कहा ओए अगर तू क्रिश्चियन है तो ईसा मसीह की तो दाढ़ी थी और तूने तो शेव कर रखा है, तू कैसे क्रिश्चियन है। तो फिर उसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया मार्क टली को कि सरदार जी पूछ रहे हैं अगर तू क्रिश्चियन है तो तेरा जो वो जो तो तेरी दाढ़ी नहीं है तो किस किस्म का क्रिश्चियन है। तो इस बात पे मार्क टली बेचारा थोड़ा सा एम्बैरस हो गया था और थोड़ा हंस पड़ा। तो मुझे इतना ही याद है। बहुत धन्यवाद सर। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੇਕਬ ਸਾਹਿਬ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ।